किसी भी थ्योरी का अल्टीमेट कंफर्मेशन एक्सपेरिमेंट से ही किया जा सकता है कि कोई थ्योरी सही है या गलत है। हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज रही हैं जो मैथमेटिकली तो बहुत ब्यूटीफुल थी, बट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इंडिकेट करते हैं कि ये थ्योरी सही नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच नहीं करती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम चाहते हैं कि थ्योरी कुछ प्रिडिक्ट करे जिसे हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकें। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो एक क्वांटिटी हमें मिलती है, जो सारी इंफॉर्मेशन जिस क्वांटिटी के अंदर है सिस्टम के बारे में, जो किसी भी टाइम पे जिसे हम निकाल सकते हैं, वो है वेव फंक्शन। तो क्वेश्चन अराइज करता है कि वेव फंक्शन की हेल्प से कोई एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड रिजल्ट, कोई मेजरेबल क्वांटिटी हम कैसे निकाल सकते हैं। वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज इन क्वांटम मैकेनिक्स। एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ व्हाट? एवरेज वैल्यू ऑफ डायनेमिकल क्वांटिटीज। क्वांटम मैकेनिक्स में जो चीज हमें मिलती है मेन, दैट इज द वेव फंक्शन। ठीक है, हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं और किसी भी टाइम पे वेव फंक्शन निकाल सकते हैं, और किस तरह से वेव फंक्शन कैसे इवॉल्व कर रहा है टाइम के साथ, वो हमें मिल जाता है। नाउ वेव फंक्शन की हेल्प से हम मॉड साई स्क्वायर बना सकते हैं, विच इज साई स्टार साई। ठीक है, मॉड साई स्क्वायर का क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन होता है? मॉड साई स्क्वायर मींस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मॉड साई स्क्वायर की हेल्प से हम प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हमारे पास एक वन डायमेंशनल सिस्टम है, ठीक है, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और लेट्स से दिस इज द ओरिजिन ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और मेरा जो पार्टिकल है वो पूरे एक्स एक्सिस में कहीं पर भी हो सकता है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, लेट्स से कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, देन अगर मैं इस पूरी एक्स एक्सिस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, फॉर एग्जांपल ये छोटा सा मेरा सेक्शन जो है ये dx है, सच दैट इसका जो डिस्टेंस है ये x है, और पीछे वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज x प्लस dx। ठीक है, देन ऑब्वियसली मॉड साई स्क्वायर dx मुझे देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम बिटवीन x and x plus dx। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इस मॉड साई स्क्वायर से या इस प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से आप क्या कर सकते हो? ठीक है, नाउ टू एक्सप्लेन द पॉइंट कि आप क्या कर सकते हैं इससे, हम लेट्स टेक एन सिंपल एग्जांपल फर्स्ट। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है और आप सिंपल पेंडुलम की हेल्प से टाइम पीरियड निकाल रहे हो। ठीक है, और आप मल्टीपल टाइम्स टाइम पीरियड निकाल रहे हो, मल्टीपल टाइम जो एक्सपेरिमेंट है टाइम पीरियड निकालने का उसको परफॉर्म कर रहे हो, और लेट्स से आपके पास जो एक बार टाइम पीरियड आता है वो t1 आता है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सम सिस्टमेटिक एरर, बिकॉज ऑफ सम रैंडम एरर, ठीक है, ह्यूमन एरर, ठीक है, उसकी वजह से आपका टाइम पीरियड हर बार अलग अलग आ सकता है। तो लेट्स से आपके पास जो टाइम पीरियड है t1 है, t2 है, t3, लेट्स से टिल t स्मॉल n आपके पास ये टाइम पीरियड है। ठीक है, और लेट्स से आप कैपिटल N नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, द नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी रीडिंग आई है t1 t2 टिल t स्मॉल n, लेट्स से, और एज ए इनिशियल केस में
लेट्स से हम स्मॉल एन इजिकल टू कैपिटल एन ले लेते हैं कि हमारे पास दोनों सेम है, आगे हम इसे डिफरेंट भी कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट विल बी द एवरेज टाइम पीरियड, ठीक है। आपने बहुत बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, आपका हर बार बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर, बिकॉज ऑफ रैंडम एरर अलग अलग रीडिंग आ रही है, तो एवरेज टाइम पीरियड आपका क्या आएगा। एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, सिंपल है, T1 प्लस T2 प्लस जितने भी आपके पास डाटा पॉइंट्स हैं उनको आप ऐड करोगे, और टोटल नंबर ऑफ रीडिंग से, जिसे मैंने कैपिटल एन माना है, जिस सेम है स्मॉल एन, तो आप एक एक बार आपके पास हर बार टाइम पीरियड आ रहा है T1 इस तरह से, और आप क्या करोगे एवरेज निकालने के लिए आप T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइड बाय कैपिटल एन, ठीक है। ये हम सबको पता है कि हम इस तरह से एवरेज टाइम पीरियड निकालते हैं। अब देखो सिनारियो ये भी हो सकता है कि मान लो आपने बहुत बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, और लेट्स से T1 टाइम पीरियड, लेट्स से आपका T1 टाइम है 1.41 सेकंड आया, आपके पास अच्छी स्टॉप वॉच है, 1.41 सेकंड आपने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला, लेट्स से, ठीक है, और लेट्स से वो 1.41 सेकंड जो T1 जिसे मैं बोल रहा हूँ वो कई बार रिपीट हुआ आपके पूरे डाटा में, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट कर रहे हो, तो T1 जो 1.41 सेकंड है वो बहुत बार रिपीट हुआ, ठीक है। इसी तरह से T2 भी रिपीट हो सकता है, T3 भी, T4 भी, सर जो भी आपके पास डिफरेंट टाइम पीरियड्स आपको मिले हैं वो बार बार रिपीट भी हो सकते हैं। तो लेट्स से एज अ सेकंड जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ दिस केस, ठीक है, इसका थोड़ा जनरलाइज्ड वर्जन हम बात कर रहे हैं अब, ठीक है, कि T1 जो टाइम पीरियड है वो N1 टाइम्स आपके डाटा में आया, T2 जो है वो N2 टाइम्स आया, एंड सो ऑन। लेट्स से आपके पास लास्ट वाला जो आपके पास T स्मॉल n था, ठीक है, लेट्स से वो n, क्योंकि आप स्मॉल n उस इंडिकेट कर रहे हैं कितनी बार हुआ है, तो लेट्स से स्मॉल n टाइम्स स्मॉल n टाइम्स हमारे पास आया है, ठीक है, और मे बी आई कैन कॉल दिस लेट्स से k टाइम्स, ठीक है, जस्ट टू इसको दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए, ताकि हमें ज़्यादा अच्छी तरह से ये कितने हमारे पास डाटा पॉइंट है, कितनी बार आपने टाइम पीरियड लिया है, और इनमें डिस्टिंग्विश हम कर सकें, तो इसे मैंने सब्सक्रिप्ट के कर दिया, ठीक है। तो के टाइम्स आपका टाइम, के बार आपने टाइम पीरियड लिया, मतलब जितने डाटा है वो के टाइम है आपके पास, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डाटा नहीं है, टोटल नंबर ऑफ डाटा अभी भी हमारे पास कैपिटल एन है, ठीक है, यानी कि N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस Nk, जितनी बार भी आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, ये टोटल नंबर ऑफ जो डाटा हैं आपके, दैट शुड बी कैपिटल एन, ठीक है। तो ये कंडीशन जरूरी है सेटिस्फाई होना। तो अब इस केस में आप एवरेज कैसे निकालोगे, कैपिटल टी, सॉरी एवरेज टी टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, ठीक है। इस तरह के एवरेज को हम बोलते हैं वेटेड एवरेज, ठीक है। इस केस में हम टाइम पीरियड निकालते हैं, हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है कि T1 टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड, और कितनी बार वो आया है दोनों को मल्टीप्लाई करो, T1 इंटू N1, यानी जो फ्रीक्वेंसी है इसकी T1 की डाटा में आने की, उसको आपने मल्टीप्लाई किया, प्लस T2 N2 टाइम्स आया है, प्लस सो ऑन सिंपली T के हमारे पास N के टाइम्स आया है, ठीक है। आपके पास जो टाइम पीरियड्स हैं वो T1, T2, T3, Tk हैं, ठीक है, और टोटल बार जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो कैपिटल N टाइम्स है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, ऑब्वियसली जितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो कैपिटल N है। ये जो हमारे पास जनरल जो वेटेड एवरेज जिसे हम बोलते हैं, वो ये जो हमारे पास केस है वो इसी केस का एक स्पेशल केस है बेसिकली, ठीक है, जब हमारे पास N1 भी 1 है, N2 भी 1 है, और N3 भी 1 है, और Nk भी 1 है, फाइन। अब इस फॉर्मूले का हमारे क्वांटम मैकेनिकल एवरेज से जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं उससे काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है, तो हम उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। लेट्स से हमारे पास कैपिटल एन क्योंकि कॉमन है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ T1 N1 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, प्लस T2 N2 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, प्लस सो ऑन, प्लस Tk Nk डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। ये क्या है हमारे पास N1 डिवाइडेड बाय
कैपिटल N, N1 नंबर ऑफ टाइम्स जो ये T1 टाइम पीरियड है आपके डाटा में आया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये प्रोबेबिलिटी है कि T1 टाइम पीरियड आपके डाटा में आए, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो उसको मैं बोल देता हूँ P1। ये प्रोबेबिलिटी है कि T2 टाइम पीरियड आपके डाटा में आए। सिमिलरली हमारे पास ये हम कह सकते हैं P के से डिनोट कर सकते हैं हम। तो हमारे पास जो एवरेज टाइम पीरियड है, ठीक है, वो एवरेज टाइम पीरियड हो जाएगा T1 टाइम्स उसकी प्रोबेबिलिटी, T1 टाइम पीरियड की डाटा में आने की प्रोबेबिलिटी, T2 P2 प्लस सो ऑन टिल Pk, जिसे मैं सिंपल फॉर्मूले में लिख सकता हूं, लेट्स से Pi where I goes from 1 to K. Okay. So finally हम लोग एवरेज टाइम पीरियड जो हमने एग्जांपल लिया था सिंपल पेंडुलम का, जो हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं बार बार मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसका जो एवरेज है वो है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब टाइम पीरियड के अलावा हम पोजीशन भी कर सकते थे। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है बहुत लो स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, बट मूव कर रही है, ठीक है, और आप जो है आपके पास एक स्केल है और आप स्केल से लेट्स से पर्टिकुलर टाइम पे उसकी जो उसका फ्रंट हेड है उसकी पोजीशन निकालना चाहते हो कि एक पर्टिकुलर ओरिजिन से जब वो स्टार्ट हुआ था t=0 पे, टाइम =0 पे जब वो स्टार्ट हुआ था, वो मान लो लेट्स से 5 मिनट के बाद उसका फ्रंट वाले हिस्से का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो आप निकाल रहे हो बार बार, और मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो। आपके पास स्टॉप वॉच है, हर बार आप t=0 से ओरिजिन से स्टार्ट करते हो ऑब्जेक्ट, लेट्स से हमारे पास एक गाड़ी है, उसको छोटी टॉय कार है, उसको स्टार्ट करते हो, ठीक है, और 5 मिनट के बाद अपनी स्टॉप वॉच के हिसाब से हर बार रिपीटेडली 5 मिनट के बाद आप जो है उसका फ्रंट वाले हेड का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो। तो एक बार आपको x1 मिलेगा बिकॉज ऑफ सम रैंडम एरर, बिकॉज ऑफ सम सिस्टमेटिक एरर, आपके ह्यूमन एरर की वजह से भी आपको x1 मिलेगा, x2 मिलेगा, x3 मिलेगा, आपके पास डिफरेंट डाटा आएंगे, ठीक है। तो उस केस में आप दोबारा से एवरेज पोजीशन निकाल सकते हो। उस केस में हमारे पास लेट्स से उसके आप जो फ्रंट उसका हेड है उसका आप कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, जो एवरेज पोजीशन है उसके फ्रंट वाले हिस्से की हेड की, उसकी एवरेज पोजीशन आप सेम फॉर्मूले से निकाल सकते हो। उस केस में हमारे पास टाइम पीरियड की बजाय t की बजाय x आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप सेम फॉर्मूला पोजीशन के लिए भी लगा सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। नाउ यहां पर तो हमारे पास डिस्क्रीट डाटा आ रहा है x1, x2, x3, ठीक है। लेट्स से आपके पास जो ये k है, जैसे टाइम पीरियड केस में k था t1, t2, t3, t4, tk, कितनी बार आपने टाइम पीरियड, कितने डिफरेंट टाइम पीरियड आपको मिले हैं, वो k अगर इन्फिनिटी हो जाए और लेस टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो कुछ नहीं होता है बेसिकली, कहने का मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हो जाए, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास ऑब्वियसली k गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है, आपका कैपिटल N also goes to infinity। तो डाटा पॉइंट, टोटल डाटा पॉइंट आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और डाटा पॉइंट आपके बहुत क्लोज भी हो जाएंगे, t1, t2 दे विल बी वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो उस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली उस केस में हमारे पास जो एवरेज का फॉर्मूला होगा वो आपको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन भी एक तरह का सम ही होता है, आप सम कर रहे हो, लेकिन जो आपके पास डाटा है x1, x2, x3, x4 वो आपस में बहुत क्लोज भी है, बहुत बहुत क्लोज है, इन्फिनिटेसिमली क्लोज आ गए हैं एक दूसरे के, ठीक है, और साथ ही साथ इन्फिनिटेसिमली लार्ज नंबर ऑफ डाटा आपके पास है, बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके डाटा है। तो एवरेज जो आप करोगे, एवरेज x जो आप करोगे नाउ बिकम इंटीग्रेशन, डाटा पॉइंट बहुत ज्यादा हो गए हैं फ्रॉम सुटेबल इन लिमिट, जो भी आपके पास लिमिट हम करेंगे, ठीक है, देन वी हैव x, इस वेरिएबल को आप बार बार सम कर रहे हो, टाइम्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में इंटीग्रेशन में आपको कैसे लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में हमें ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी को, दिस वन। नाउ स्टिल ये हमारे पास अभी भी प्रोबेबिलिटी है,
क्योंकि आप लेट्स से x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो आपको dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे हम इंटीग्रेशन में करते हैं। और ये जो हमारे पास टर्म है ये प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, ताकि हमारे पास दोनों फॉर्मूले में सिमिलरिटी बनी रहे, ठीक है। तो अब इस केस में जब हमारे पास डाटा पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे पास जो एवरेज का फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा। नाउ ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास जो ये कैपिटल P मैंने लिखा हुआ है ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप dx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, और ये जो टोटल अमाउंट है ये प्रोबेबिलिटी है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ होना चाहिए। अब क्योंकि हम तो यहाँ पर x के लिए मैंने आपको बताया, अगर मान लो आप टाइम के लिए कर रहे होते तो उस केस में हमारे पास p क्या हो जाता, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, क्योंकि आप फिर t कैपिटल P dt कर रहे होते हैं यहाँ पे एवरेज t के लिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ या प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम कहने का मतलब है जो कैपिटल P है दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है दैट इंप्लाइज हमारे पास जो कैपिटल P है ये जो है वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब इस फॉर्मूले को हम क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वहां पर भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में मॉड साई स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। और ठीक इसी तरह आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी एवरेज पोजीशन निकाल सकते हो सिस्टम की, पार्टिकल की, बाय सेम एनालॉगस फॉर्मूला इंटीग्रेशन x मॉड साई स्क्वायर dx, क्योंकि मॉड साई स्क्वायर अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है। तो ये एक बहुत क्रूशियल फॉर्मूला है क्वांटम मैकेनिक्स में 1, इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में आप साई की हेल्प से, आप साई से मॉड साई स्क्वायर बनाते हैं, साई की हेल्प से क्वांटम मैकेनिक्स में आप सिस्टम की एवरेज पोजीशन निकाल सकते हो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे आपने साई निकाला है, जिस टाइम पे आपका साई है उस टाइम पे सिस्टम की एवरेज पोजीशन क्या होगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेट करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप जब न्यूटोनियन इक्वेशन सॉल्व करते हो, ठीक है, तो यदि आपको पता है कि x इज इक्वल टू 0 पे क्या पोजीशन थी, क्या वेलोसिटी थी पार्टिकल की, तो किसी भी फ्यूचर टाइम पे आप निकाल सकते हो, बिकॉज आप न्यूटोनियन इक्वेशन से, न्यूटन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन से आप इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो किसी भी टाइम पे आप सर्टेनिटी के साथ क्लासिकल मैकेनिक्स में आप पार्टिकल की या सिस्टम की पोजीशन बता सकते हो कि इतने टाइम पे सिस्टम इस पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि भाई आप सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते हो, आप केवल एवरेज पोजीशन की बात कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर टाइम पे सिस्टम की एवरेज पोजीशन क्या होगी। तो एक तरह से एक स्टैटिस्टिकल व्यू ऑफ फिजिक्स है। नाउ क्वांटम मैकेनिक्स में x जो है वो x ऑपरेटर बन जाता है, ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अपने ऑपरेटर वाले उसमें, ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर वाले चैप्टर में। तो x जो है वो x हैट, x ऑपरेटर बन जाता है, और ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर क्वांटम स्टेट पे ऑपरेट करता है, ठीक है। तो x ऑपरेटर भी साई, जो क्वांटम स्टेट यहाँ पे क्या है, क्वांटम स्टेट यहाँ पे साई है, ठीक है। तो वैसे इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साई स्टार साई dx, ठीक है। तो क्योंकि x जो है वो x ऑपरेटर हो गया है, और x ऑपरेटर जो है वो क्वांटम स्टेट साई पे ऑपरेट करता है, तो हम इसको सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स में x ऑपरेटर सेम एज x ही होता है, तो इस सेंस में ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज क्वांटम मैकेनिज्म में x हैट भी x ही है हमारे पास, ठीक है। केवल पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में, पोजीशन रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, पोजीशन रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि साई जो है हमारा वेव फंक्शन वो पोजीशन पे डिपेंड करता है,
क्योंकि हम पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में काम कर रहे हैं, हमारा वेव फंक्शन जो है एक्स पे डिपेंड करता है। हम मोमेंटम स्पेस में भी काम कर सकते हैं, जहां पर हमारे पास वेव फंक्शन जो है मोमेंटम कोऑर्डिनेट में पी एक्स पी वाई पी जेड समझ लो 3 डायमेंशन में, उस पर डिपेंड कर रहा है, तो मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन बन जाता है, मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन बन जाता है। ठीक है, उस केस में हमारे पास एक्स हैट की फॉर्म अलग आती है। ठीक है, और वो हम कभी किसी चैप्टर में जरूर प्रूव करेंगे, बट हम अभी यहाँ पे हम पोजीशन रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, साई जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वाई पोजीशन कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, उस केस में एक्स हेड जो है वो एक्स ही होता है, और ये हमारे पास एक्स एवरेज या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जो भी डायनेमिकल क्वांटिटीज एक्स पे डिपेंड करती हैं उनका हम एवरेज इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोटेंशियल एनर्जी P, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी P हमारे पास वो एक्स पे डिपेंड करती है, टाइम पे भी डिपेंड करेगा तभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर लेट्स से एक्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमारे पास एज एन एग्जांपल आप ले सकते हो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। ठीक है, उस केस में हमारे पास जो वी एक्स होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो है हाफ के एक्स स्क्वायर, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे। ठीक है, तो आप वी एक्स का एवरेज निकाल सकते हो, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाल सकते हो बाय सेम फॉर्मूला, साई स्टार वी एक्स साई, यानी कि वी एक्स फंक्शन को आप सैंडविच कीजिए, इंसर्ट कीजिए बिटवीन साई स्टार एंड साई। अब क्योंकि हमारे पास एक्स ऑपरेटर है तो यहाँ पे हमारे पास एक्स भी ऑपरेटर बन जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास ऑपरेटर बन जाएगी। ये ऑपरेटर हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एवरेज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन हम ले सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, जैसे टाइम का भी फंक्शन है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी डायनेमिकल क्वांटिटी जो इस तरह से है हमारे पास, उसका हम एवरेज निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है, दिस विल बिकम एन ऑपरेटर साई dx। अगर हम कह रहे हैं कि साई जो है वो नॉर्मलाइज्ड है तो ये फॉर्मूला है, अगर हमारे पास साई नॉर्मलाइज्ड नहीं है उस केस में फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, साई स्टार एफ एक्स हैट टी साई dx। हमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो अज्यूमिंग कि हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, उस केस में हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला ये होता है, और अगर नॉर्मलाइज नहीं तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास कोई भी, हम एवरेज पोजीशन तो निकाल ही सकते हैं सिस्टम की। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ कोई भी जो फंक्शन है डायनेमिकल क्वांटिटी जो एक्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, उसका भी हम एवरेज निकाल सकते हैं। फाइन, अब हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पास जो मोमेंटम है क्वांटम मैकेनिक्स में वो ऑपरेटर बन जाता है। ठीक है, हम एक्स कंपोनेंट की बात कर लेते हैं क्योंकि हम अभी सिर्फ वन डायमेंशनल सिस्टम ले रहे हैं, लेकिन पी वाई पी जेड भी हम कर सकते हैं। जो मोमेंटम है ऑपरेटर बन जाता है, और पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में, यानी जहां पर साई जो है हमारे पास, जो हमने प्रूव किया था, आपको याद होगा कि हमने फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन लिया था, वो एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में हमारा जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसकी जो फॉर्म है वो ये होती है, एक्स कंपोनेंट की फॉर्म ये पी वाई कंपोनेंट की डेल बाई डेल वाई हो जाएगा, माइनस आयोटा एच रहेगा, और पी जेड में माइनस आयोटा एच डेल बाई डेल जेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक्स पे डिपेंड कर रहा है, डेल बाई डेल एक्स हमारे पास है, आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में मोमेंटम ऑपरेटर डेल बाई डेल एक्स फॉर्म में है, तो हम सेम लॉजिक से मोमेंटम सिस्टम के
मोमेंटम का एवरेज भी निकाल सकते हैं, अज्यूमिंग कि हमारे पास वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। आप सेम फॉर्मूले से मोमेंटम, एवरेज मोमेंटम भी निकाल सकते हैं सिस्टम का। ओके, तो ये फॉर्मूला जो हमारे पास है, एवरेज वैल्यू ऑफ द मोमेंटम, हमारे पास हो जाएगा साई स्टार माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स मोमेंटम ऑपरेटर साई डी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम एवरेज ऑफ पोजीशन और एवरेज ऑफ मोमेंटम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हर एक डायनेमिकल क्वांटिटी आइदर एक्स का फंक्शन होगी या पी का फंक्शन होगी, मोमेंटम का फंक्शन होगी या पोजीशन का फंक्शन होगी या दोनों का फंक्शन होगा। ठीक है ना, तो उस तरह से हम हर एक डायनेमिकल क्वांटिटी का एवरेज निकाल सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ मोमेंटम की बात करें हम, क्योंकि हम पोजीशन पे तो बात कर चुके हैं कि किसी भी पोजीशन पे डिपेंडेंट फंक्शन हमारे पास जो होगा उसका हम एवरेज इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम का भी यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो भी डायनेमिकल क्वांटिटी मोमेंटम पे डिपेंड करती है हम उसका भी एवरेज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टी स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, स्ट्रिक्ट सेंस में हम एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं तो पी एक्स स्क्वायर बाई 2m ले लेते हैं। ठीक है, तो उस सेंस में हमारे पास 1/2m और पी एक्स स्क्वायर मतलब माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स, तो टी विल बिकम एन ऑपरेटर। ठीक है, टी ऑपरेटर क्या है, हमने पी एक्स को पी एक्स ऑपरेटर कर दिया है और इसका स्क्वायर, सॉरी, तो टी ऑपरेटर जो होगा वो होगा 1/2m माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस एच बार का स्क्वायर और डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो दैट विल बी माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। लास्ट टाइम हमसे कर चुके हैं। एंड एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला साई स्टार एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी है, उसको आप टी ऑपरेटर को जो हमने अभी अभी प्रूव किया सैंडविच कीजिए, इन बिटवीन कर दीजिए, लगा दीजिए साई स्टार और साई के, और पोजीशन के रिस्पेक्ट में, स्पेस के रिस्पेक्ट में, पूरे स्पेस में जो भी अवेलेबल हमारे पास स्पेस है सिस्टम के लिए, बाउंड्री जो सिस्टम की है उसमें इंटीग्रेट आउट कर दीजिए, अज्यूमिंग ऑब्वियसली कि साई हमारे पास नॉर्मलाइज्ड है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज हमारे पास ये हो गई। ठीक है, अब कुछ डायनेमिकल क्वांटिटी फॉर एग्जांपल हैमिल्टोनियन, जिसे हम H से डिनोट करते हैं, वो P और X दोनों पे डिपेंड करती है पोजीशन मोमेंटम, तो क्योंकि वो P और X पे डिपेंड करती है इट विल बिकम एन ऑपरेटर। ठीक है, तो H विल बिकम एन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, सो दिस मीन्स हमारे पास P स्क्वायर बाई 2m, तो P ऑपरेटर स्क्वायर बाई 2m प्लस V X ऑपरेटर। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमारे पास क्या हो जाता है, हम पहले भी शायद डिस्कस कर चुके हैं, P हैट स्क्वायर हमारे पास और P हैट स्क्वायर बाई 2m काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है, बिकॉज हैमिल्टोनियन इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास जो H हैट है दैट विल बी माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस V, तो हमारे पास ऑपरेटर बन गया है। और फिर हम एवरेज वैल्यू ऑफ H, क्योंकि H हमारे पास टोटल एनर्जी है सिस्टम का, तो एवरेज वैल्यू ऑफ H का मतलब हम एवरेज एनर्जी की बात कर रहे हैं, इट्स एन एनर्जी ऑपरेटर। ठीक है, H ऑपरेटर इज एनर्जी ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो एवरेज एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट पर्टिकुलर टाइम पे, जिस टाइम पे आपने साई डिफाइन किया है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला साई स्टार H ऑपरेटर इज माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस V पोटेंशियल एनर्जी टाइम्स साई dx। ठीक है, तो इस तरह इस फॉर्मूले से हमारे पास एवरेज एनर्जी भी निकल आएगी, विच इज नथिंग बट, शॉर्ट में लिखूं तो साई स्टार H ऑपरेटर साई, तो H ऑपरेटर जो है वो साई पे ऑपरेट करेगा।
ठीक है। देन आप साई स्टार से हिट कर रहे हैं यहाँ से और पूरे स्पेस में इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट विल गिव यू द एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया क्वांटम मैकेनिक्स में कि आप साई की हेल्प से या मॉड साई स्क्वायर की हेल्प से आप केवल एवरेज वैल्यूज ऑफ द डायनेमिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं, अनलाइक द केस ऑफ अ क्लासिकल मैकेनिक्स जहां पर आप डायनेमिकल क्वांटिटीज का, ऑब्जर्वेबल्स का एक पर्टिकुलर टाइम पे फिक्स वैल्यू निकाल सकते थे। यहां पर आप केवल एवरेज वैल्यू ही निकाल सकते हो, ठीक है। और एवरेज निकालने का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो हमारे पास यही है जो हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, ओके।